तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फई अपने दोस्तों के साथ एंशिएंट गुफा के अंदर आता है जहां पर वो लोग जेडी पावर को एक्सप्लोर करने वाले थे, मगर वहां पर उन लोगों को एक जायंट एंशिएंट वॉरियर नजर आ जाता है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज बोल रहा था। वहां पर योंग फई उसके साथ एंशिएंट लैंग्वेज में बात करता है तो उस वॉरियर को अचानक से सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है तो उसके सर में दर्द होता है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद सारे ही वॉरियर उसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। मगर जब वो लोग दोबारा से होश में आते हैं तो यहाँ पर योंग फई उस वॉरियर को देखता है कि वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो जायंट वॉरियर उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर आजमाने वाला हूँ। वो उन लोगों को इल्यूजन के अंदर डाल देता है ताकि वो लोग अपने हार्ट पर कंट्रोल करके उसके इल्यूजन से बाहर निकल सके। ये देखते ही योंग फई अपने आप को उस इल्यूजन से फौरन से बाहर निकाल लेता है, मगर यहाँ पर मैंगलियर फंस जाती है क्योंकि उसका इल्यूजन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और उसकी एक पूरी की पूरी बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है। मगर वहां पर वो जायंट वॉरियर योंग फई को भी इस इल्यूजन में शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से मैंगलियर पलटकर अब योंग फई की तरफ जा रही होती है, जिस पर योंग फई भी बहुत ज्यादा डर जाता है। मैंगलियर ने असल में अपने कपड़े उतार दिए होते हैं, जिसकी वजह से योंग फई के भी होश उड़ गए थे। वो सीधा योंग फई पर ही आकर झपटती है और उसे पकड़ लेती है, जिस पर योंग फई कहता है कि मैंगलियर ये तुम क्या कर रही हो, हम लोग एक इल्यूजन के अंदर हैं, प्लीज होश में आ जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मगर वो लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं थी, ना ही वो योंग फई की कोई बात सुन रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता योंग फई के ही कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिस पर योंग फई भी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और अपने इमोशंस में इतनी गुम हो गई है कि इसे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे है और किसके सामने क्या कर रही है। और दूसरी तरफ वो जायंट वॉरियर कहता है कि जरा मुझे देखने दो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उस वॉरियर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे इल्यूजन के अंदर किसी और ने इल्यूजन कैसे क्रिएट किया है, यानी कि मैंगलियर एक इल्यूजन के अंदर दूसरे इल्यूजन में चली गई थी और इसका सिर्फ योंग फई को ही पता था, मगर मैंगलियर और वो जायंट वॉरियर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता योंग फई की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही होती हैं और वो कहता है कि अरे नहीं, लगता है मेरी मेरिडियंस वो रिवर्स हो गई है। वो खुद को उस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए दोबारा से वही मंत्र पढ़ना शुरू करता है जो कि उसने अपने इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए पढ़े थे, मगर इस मर्तबा उसका मंत्र किसी काम नहीं आता। हमें उसकी मेरिडियंस में दिखाया जाता है कि दो अलग अलग एनर्जी बॉल्स एक दूसरे के चारों तरफ गोल गोल घूम रही होती हैं और देखते ही देखते वो बॉल्स उसकी बॉडी के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद मैंगलियर वो योंग फई पर ही चढ़ती जा रही होती है। मगर दूसरी तरफ से वो जायंट वॉरियर कहता है कि ये क्या है, ये कोई डेथ एनर्जी लग रही है। उस डेथ एनर्जी को देखते ही उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसे फिर से कुछ याद आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके माइंड में बहुत सारी मेमोरीज लॉक हैं जिन्हें अनलॉक करने के लिए उसे कोई हिंट चाहिए होती है, मगर उन मेमोरीज के अनलॉक होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और वो वॉरियर योंग फई से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वो भी एक डेड बॉडी में ट्रैप हो चुकी है, यानी तुम भी बिल्कुल मेरी तरह एक लिविंग डेड हो। आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी वाइटैलिटी और तुम्हारी डेथ एनर्जी वो तुम्हारी बॉडी में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती है। यहाँ पर योंग फई की बॉडी के अंदर फिर से कुछ स्पिरिट बॉल्स दिखाई देती हैं जो कि यहाँ वहाँ फिर रही होती हैं और यहाँ पर मैंगलियर अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, जिस पर योंग फई उससे कहता है कि अभी भी टाइम है, होश में आ जाओ वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। पर मैंगलियर पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो और भी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो जायंट वॉरियर वो अपने ही सर दर्द में गुम होता है। उसे आइडिया ही नहीं था कि मैंगलियर यहाँ पर क्या गुल खिला रही है, मगर क्योंकि वो अब एक लिमिट तक ही उन लोगों को कंट्रोल कर पा रहा था तो वो फिर एकदम से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सब लोगों को उस इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। सब लोग बिल्कुल सही सलामत होते हैं और अपने इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद वो लोग दोबारा से उस जायंट वॉरियर की तरफ देखते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मैंगलियर और योंग फई दोनों ही उस इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद दोनों बिल्कुल उसी सिचुएशन में होते हैं जैसी सिचुएशन में वो उस इल्यूजन के अंदर थे। ये देखकर मैंगलियर खुद भी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो
फौरन से योंगफाई के ऊपर से हटते हुए सीधे ऊपर चले जाती है और अपने उस लोटस के अंदर जाते ही दोबारा से अपने वो कपड़े पहन लेती है। और यहाँ पर योंगफाई वो भी दोबारा से अपने कपड़े पहन लेता है, मगर मेंगलियार जब वो वापस आती है तो वो योंगफाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, इसके लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ ही वो योंगफाई पर हमला कर देती है, मगर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर योंगफाई को बचाने के लिए क्यान लोंग बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम लोगों ने अपने इल्यूजन के अंदर क्या किया है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो जायंट डीमन अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए आप उसमें लड़ने के बजाय पहले जरा उस डीमन से जान छुड़ाओ। अगर तुम लोग जिंदा और सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो फिलहाल के लिए भूल जाओ कि तुम लोगों ने क्या देखा और क्या किया। मगर यहाँ पर लिन युन वो योंगफाई को मारने के लिए अपनी सोड निकालते ही पीछे से आकर उस पर हमला करता है, मगर योंगफाई उसे देख लेता है तो वो अपनी सोड के साथ उसकी सोड को वहीं पे ही रोक देता है और दोनों ही एक दूसरे को काफी जोर से पुश करते हैं। और यहाँ पर योंगफाई उसे वापस पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि लिन युन मुझे बताओ आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? तो लिन युन कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है, साफ साफ क्लियर है तुम इस डीमन के साथ मिले हुए हो, क्योंकि हम लोगों में से सिर्फ तुम अकेले ही ऐसे बंदे हो जो कि इस डीमन की लैंग्वेज को समझ सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ मिले हुए हो और इसीलिए ही तुम इसकी लैंग्वेज में से बात कर रहे हो ताकि हमें कुछ पता भी ना चले। तुम जरूर मॉन्स्टर लेगेसी को ही फॉलो करते हो। मगर योंगफाई कहता है मुझे गलत मत समझो, मैं असल में आइसोलेटेड माउंटेन में पला बड़ा हूँ और वहाँ पे इसी तरह की ही एंशिएंट लैंग्वेज बोली जाती है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मौजूद ये एंशिएंट वॉरियर भी सेम उसी तरह की ही लैंग्वेज बोलता है। अगर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि आखिर तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि तुम इसके साथ मिले हुए नहीं। मगर अचानक से वो लोग देखते हैं कि वो जायंट वॉरियर दोबारा से होश में आ गया है और वो जैसे उन लोगों के करीब आता है तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर वो वॉरियर दोबारा से एंशिएंट लैंग्वेज में योंगफाई से कुछ बात करता है और कहता है कि इन लोगों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लड़के में इंटरेस्ट है। ये कहने के साथ वो योंगफाई को पकड़ लेता है और उसे अपनी एनर्जी के साथ हवा में ऊपर ले जाता है। मगर योंगफाई उससे कहता है कि वो सारे के सारे लोग सरवाइव कर गए हैं, तो फिर तुम उन्हें मारना क्यों चाहते हो? ये सुनकर वो वॉरियर कहता है अगर तुमने इल्यूजन को इंटरप्ट ना किया होता तो शायद वो लोग अपने हार्ट पर कंट्रोल कर लेते, मगर क्योंकि ये इल्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर उन लोगों को अब मारना होगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही वॉरियर्स के ऊपर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डाल देता है। मगर दूसरी तरफ से यहाँ पर लिसा वो योंगफाई से कहती है कि आखिर ये जायंट वॉरियर कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर योंगफाई उस जायंट वॉरियर से कहता है कि प्लीज इन लोगों को एक और चांस दो। मगर वो जायंट वॉरियर इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता, जिस पर यहाँ पर मेंगलियार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सेम वही मंत्र दोहराती है जो कि योंगफाई ने उस इल्यूजन से बाहर आने के लिए दोहराए थे। इस मर्तबा उन मंत्रों को पढ़ने की वजह से उस जायंट वॉरियर के सर में फिर से दर्द होने लगता है और मेंगलियार जोर जोर से वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे वो ग्रेविटी प्रेशर बहुत ही आसानी से उनके ऊपर से हट जाता है। मगर दूसरी तरफ से लिसा ये बात नोट करती है कि मेंगलियार सेम वही लैंग्वेज बोल रही है जो कि योंगफाई कुछ देर पहले उस मॉन्स्टर के साथ बोल रहा था और सब लोग देखते हैं कि वो जायंट वॉरियर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उन लोगों के पास अब निकलने के लिए बस थोड़ा सा ही वक्त है। मगर उस जायंट वॉरियर के चिल्लाने की और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उस गुफा से बहुत बड़े बड़े पत्थर आकर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर वो सारे ही वॉरियर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मेंगलियार यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जान बचाने के लिए अपना लोटस क्रिएट करती है और फौरन से उस लोटस पर खड़े होकर वहां से फौरन से निकल जाती है। ये देखकर उसके सारे साथी भी हैरान हो जाते हैं कि उनकी टीम लीडर उन्हें धोखा देकर भाग रही है। मगर दूसरी तरफ से अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर लिन युन ने लोंग फैमिली के उस थर्ड ब्रदर को कत्ल कर दिया था। उसने अपनी सोड उसकी बॉडी के आर पार कर दी थी, जिस पर वो थर्ड ब्रदर कहता है कि लिन युन तुमने ऐसा क्यों किया? तो लिन युन कहता है कि मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो। ये कहते हुए वो अपना वही वेपन उसकी बॉडी से फौरन से बाहर निकाल लेता है और उसके जरिए वहां पर फौरन एक एरे क्रिएट करता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और लिसा कहती है कि ये तो एक ब्लड टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट कर रहा है। यही वजह है कि इसने यहाँ पे मौजूद लोगों को मारा है ताकि ये इन लोगों के ब्लड का इस्तेमाल करके इस ब्लड एरे को बना सके और इसके जरिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके।
यहाँ पे सब लोग उसके इरादों के बारे में जान जाते हैं, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लिन यून उस एनर्जी के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका फैन भी चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है लिन युन ने सीक्रेटली वहां पर अपने कुछ दोस्तों को मार दिया था, जिसकी वजह से उसके बाकी दोस्तों को तो काफी ज्यादा गुस्सा था। मगर अब उन लोगों को उस जाइंट वॉरियर का सामना करना था। वो जाइंट वॉरियर उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग इसके लिए भी अब मुझे ब्लेम करोगे? तुम्हारे साथ मौजूद उस लड़की ने ही ये हरकत की है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ये कहने के साथ वो गुस्से में आकर उन लोगों पर एक बहुत ही जोरदार वार करता है, जिसके साथ वो सब लोगों को उड़ा कर रख देता है। ये देखकर योंगफाई समझ गया था कि वो सारे ही लोग अब मारे जा चुके होंगे। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन युन जो कि उस गुफा से बाहर आ चुका होता है और एक दरख्त का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास लाइफ सेविंग ब्लड स्पेल मौजूद था। अगर फादर ने मुझे ये ब्लड एरे स्पेल ना दिया होता तो शायद मैं भी उन लोगों के साथ उस मॉन्स्टर का शिकार हो जाता। वहां पर उसी ड्रैगन के पास जाता है जो कि उन लोगों को यहाँ तक लेकर आया था। वो वॉरियर उस ड्रैगन से जाकर कहता है कि हमें फौरन से निकलना होगा, यहाँ पे मौजूद एक इविल मॉन्स्टर ने सारे ही लोगों को मार दिया है और बाकी लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें जल्द से जल्द जाकर सेट को इन्फॉर्म करना होगा। मुझे फौरन फ्री सिटी लेकर जाओ, वहां से मैं अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर आऊंगा। ये कहने के साथ वो उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और वो ड्रैगन उसे लेकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहां पर मेंगलियार भी मौजूद होती है और वो उस लड़के पर नजर रख रही थी, जिसके बाद वो भी अपने लोटस के साथ उसका पीछा करती है। मगर लिन युन वो आगे जाने के बाद फौरन से एक स्पेल एक्टिवेट करता है और कहता है कि अंकल इस वक्त उस जेडी गुफा के अंदर मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने ब्लड सेक्रिफिकेशन टेलीपोर्टेशन एरे को यूज करते हुए खुद को बचाया है। उस गुफा के अंदर बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं मगर उसका कोई पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फौरन से अपनी एक आर्मी को इकट्ठा करें और उस जेडी गुफा का रास्ता ब्लॉक करें। जो भी शख्स उस गुफा से जिंदा बाहर आए उसे फौरन से कत्ल कर दे। उस पर तरस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी शख्स जिंदा निकल कर भाग गया तो फिर मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। ये कहकर वो अपना मैसेज भेज देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जाइंट वॉरियर योंगफाई को बता रहा होता है कि पिछले हजारों सालों से यहाँ पे इस गुफा के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ और कुछ 100 सालों के बाद जब ये एरे एक्टिवेट होता है तो फिर कोई ना कोई शख्स यहाँ से अंदर जरूर आता है। वो शख्स या तो कोई मोर्टल होता है या इमोर्टल, मगर तुम अकेले ऐसे बंदे हो जो कि मुझे बिल्कुल हैरान कर रहे हो क्योंकि तुम एक डेड लिविंग पर्सन हो, यानी कि कोई शख्स जो कि मरकर जिंदा हुआ है। ये कहते ही वो उसे दोबारा से रिलीज कर देता है और योंगफाई नीचे आ जाता है, जिसके बाद योंगफाई कहता है कि ये जायंट डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे हिसाब से बेहतर ये कि मुझे इसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर सरवाइव करना है तो फिर इसकी बात माननी ही होगी। ये कहने के बाद योंगफाई उससे कहता है कि इस गुफा के बाहर जो मास्टरपीस बॉन्ड्स पड़ी हुई हैं, क्या तुमने उन्हें बस यहाँ पर ऐसे ही लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है? तो फिर वो जाइंट वॉरियर कहता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने खुद को अवेकन नहीं किया, यानी कि वो लोग मेरे इल्यूजन से बाहर नहीं आ सके इसलिए मारे गए। और यहाँ पे तुम्हें और भी बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स दिखाई देंगे, पर मुझे अभी भी ठीक तरह से याद नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरी पुरानी मेमोरीज वो खुद ब खुद ही इरेज हो जाती हैं। इसे लग रहा है कि जैसे कोई शख्स है जो कि मेरे माइंड को कंट्रोल करता है और मेरी मेमोरीज को इरेज कर देता है, जिसके बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने पहले क्या किया है। ये बात सुनकर योंगफाई को भी एक झटका लगता है और वो कहता है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कि तुम्हें कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारी मेमोरीज को मिटा सकता है? ये कहने के बाद वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहां पे सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के ढांचे ही नजर आ रहे होते हैं, जिसके बाद उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह हजारों साल पहले वाली तबाही की जगह हो जहां पर बैटल फील्ड लगाई गई थी। ये सुनकर वो जाइंट वॉरियर कहता है कि क्या एंशिएंट बैटलफील्ड? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जगह कोई एंशिएंट बैटलफील्ड हो, मगर मैं खुद भी नहीं जानता कि इस गुफा में आखिर है क्या, क्योंकि मैं खुद कभी इस गुफा के डीप में नहीं गया। इस गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स मौजूद है। मैं बस यहाँ पर इस स्काई ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर बंद हूँ और यहाँ पे हमेशा सोता रहता हूँ। ये सुनकर योंगफाई को फिर से एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि वो कोई पावरफुल फोर्स है तो इसका मतलब है कि तुम भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम इतने खतरनाक हो तो फिर वो पावरफुल फोर्स कितनी खतरनाक होगी?
मेरे लिए तो बेहतर यही है कि फौरन से यहाँ से कदम पीछे हटा लेने चाहिए। मैं अभी इस वॉरियर को हैंडल नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा पावरफुल फोर्स को कैसे हैंडल करूंगा। वो उस जायंट वॉरियर से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम यहाँ से निकल कर कहीं चले क्यों नहीं जाते। तो वो वॉरियर कहता है कि मैं जाऊं कहाँ जाऊं, मैं मेरी बॉडी पूरी तरह से डेड है और मेरी कॉन्शियसनेस वो मेरी सोल में ट्रैप हो चुकी है। मैं बस कभी कभार ही होश में आता हूँ। जब भी मैं नींद में चला जाता हूँ तो मेरी बॉडी को बस इतना पता होता है कि मुझे इस गुफा को गार्ड करना है और यहाँ पे कोई भी खतरा हो तो फिर उस खतरे को खत्म करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यूं समझ लो कि मैं बस एक पपेट बनकर रह गया हूँ जो कि इस एंशिएंट गुफा को प्रोटेक्ट करता है, मगर मुझे खुद भी ये मालूम नहीं है कि मैं आखिर प्रोटेक्ट किसको कर रहा हूँ। मगर मुझे ऐसा फील होता है कि इस गुफा के डीप में एक ऐसी वैली है जो कि काफी ज्यादा बड़ी है, मगर वहां से मुझे बहुत ही ज्यादा सिमिलर पावर की फीलिंग्स आती हैं और मेरी कॉन्शियसनेस मुझे बस यही कहती है कि मुझे उस जगह को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है कि शायद तुम और मैं एक ही खेल का हिस्सा हो। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि क्या तुम भी मेरी ही तरह किसी गेम का हिस्सा बन गए हो। तो वो वॉरियर कहता है कि हाँ, हम दोनों ही किसी बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस की वजह से कंट्रोल में हैं और उसकी गेम का हिस्सा हैं। पर जहां तक बात तुम्हारी है, तुम मुझसे बिल्कुल डिफरेंट हो। तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं पूरी तरह से कैद हो चुका हूँ और मेरी बॉडी भी वैसे ही डेड है, मगर तुम अब भी जिंदा हो। पता नहीं तुम्हारी बॉडी के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो योंगफाई कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें फिर से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और तुम फिर से पागल हो जाओगे। ये सुनते ही वो वॉरियर कहता है कि बस रहने दो, मैं और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन यून का मैसेज वो लिन फैमिली को मिल जाता है और लिन फैमिली का एक हेड कहता है कि मेरा ऑर्डर पास करो और फौरन से एलाइट वॉरियर्स को लेकर उस जेडी गुफा के बाहर जाओ। उस गुफा से चाहे कोई भी शख्स बाहर आए उसे फौरन से कत्ल कर देना है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनते ही हमें दिखाया जाता है कि फिर वो लोग एक ईगल के जरिए उड़ते हुए फौरन उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहां पे हमें दिखाया जाता है दो एल्डर्स को। उनमें से एक एल्डर दूसरे वाले से कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा था तुम्हें एक दिन मेरे साथ अपना माउंटेन छोड़कर बाहर आना पड़ेगा, जबकि तुम हमेशा एक जगह पर बैठे रहते हो और कभी बाहर नहीं आते। मगर वो दूसरा वॉरियर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने मुझे जरा भी तंग करने की कोशिश की तो मैं अपने एरोस के जरिए तुम्हें छल्ली छल्ली कर दूंगा। और दूसरी तरफ से वो जायंट वॉरियर यहाँ पर योंगफाई को कह रहा होता है कि तुम सिमेट्री ऑफ गॉड्स और डीमंस से कैसे बाहर निकल गए। किसी भी मरे हुए बंदे की सोल को ट्रैप करना तो बहुत ज्यादा इजी होता है, मगर जहां तक बात दोबारा जिंदा करने की है तो फिर इसके लिए बहुत ज्यादा हाई कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हजारों सालों के बाद दोबारा से रिवाइव करना इतना आसान काम नहीं है। वो शख्स जो कोई भी है जिसने तुम्हें दोबारा रिवाइव किया है वो सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर हो सकता है। ये कहने के साथ वो उसकी बॉडी को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें जिस बंदे ने दोबारा से रीइंकार्नेट किया है उसने डीमंस और गॉड्स की पावर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा वाइटैलिटी को इकट्ठा किया है और उसने बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशंस को भी यूज किया है जिसने तुम्हारी डेथ को तुमसे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। मगर अभी भी तुम अपनी उस डेथ एनर्जी से कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हुए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास इतनी वाइटैलिटी है कि तुम उस डेथ एनर्जी को आसानी से हैंडल कर सकते हो। पर क्या हो अगर इस डेथ एनर्जी की सिचुएशन को ही पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाए, क्या तुम मरोगे या नहीं? ये कहने के बाद योंगफाई बिल्कुल हैरान हो जाता है कि वो वॉरियर उसके साथ क्या करने वाला है। मगर वो वॉरियर योंगफाई को बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद वो स्पिरिट एनर्जी बॉल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि वो मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। जब तक ये तुम्हारी बॉडी में मौजूद है तुम्हें डेथ से बहुत ही आसानी से दूर रखा जा सकता है। जिस बंदे ने भी तुम्हें दोबारा से रीइंकार्नेट किया है उसने जरूर तुम्हारे अंदर कुछ खास देखा होगा। मुझे देखना है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या खास है। तो योंगफाई कहता है कि कहीं ये शख्स मेरी बॉडी में मौजूद ट्राइपॉड फर्नेस की बात तो नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ से वो वॉरियर कहता है कि हम दोनों ही एक गेम के अंदर हैं, मगर इस गेम को कंप्लीट करने के लिए भी तो हजारों साल चाहिए।
पता नहीं वो शख्स है कौन जिसने इतनी लंबी प्लानिंग की है और वो हम लोगों के जरिए क्या करना चाहता है। चलो तो फिर तुम्हारी बॉडी को चेक करके देखते हैं कि आखिर तुम्हारी बॉडी में और क्या क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ये कहने के साथ वो योंग फाई को फिर से कंट्रोल करते हुए अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से योंग फाई भी हैरान हो जाता है कि वो शख्स आखिर उसके साथ करने क्या वाला है। मगर इतने में वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर पड़ता है और वो एनर्जी अचानक उसकी बॉडी के अंदर से उस जेड रुई को बाहर निकाल लेकर आती है और दोबारा से उसके साथ कनेक्ट होते हुए योंग फाई की मेरिडियंस के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई की बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिट स्टोन्स एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो जायंट वॉरियर कहता है कि ये तो सच में कमाल है, ये एनर्जी फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरी एनर्जी को बहुत ही तेजी से कंज्यूम कर लिया। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इस मर्तबा वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जेड रुई सारी की सारी एनर्जी को योंग फाई की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है और वहां पे हमें उसकी मेरिडियंस के अंदर एक और एनर्जी बॉल्स दिखाई देती है और वो सारी बॉल्स यहाँ वहां गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे से टकराती हैं। ये देखकर वो वॉरियर भी चौंक जाता है कि उसकी एनर्जी काफी तेजी से कंज्यूम होती जा रही है और उस जेड रुई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मगर वो भी अपनी एनर्जी को रोकने के बजाय उसे कंटिन्यू रखता है और देखता है कि वो जेड रुई आखिर उसकी कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। पर हम देखते हैं कि काफी देर गुजर जाती है और वो जेड रुई कंप्लीटली उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जा रही होती है और उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद वो वॉरियर अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिव करते ही अपनी सारी एनर्जी योंग फाई की बॉडी के अंदर डालता है तो वो एनर्जी दोबारा से उस जेड रुई में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। जिसके साथ वो जायंट वॉरियर कहता है कि मैं इतना बेरहम नहीं हो सकता, मैं अपनी इन्फिनिट पावर को इसकी बॉडी में डालकर इसकी पावर को बैलेंस कर सकता हूँ। बस अगर ये लड़का जल्दी होश में ना आए तो मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई की बॉडी के अंदर अचानक से चार एनर्जी बोल्ट्स आ चुकी होती हैं और दूसरी तरफ से उस ईगल के ऊपर बैठकर वो सारे ही लोग जेडी गुफा की तरफ जा रहे थे और इस तरफ योंग फाई अचानक से उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी से एकदम से रिलीज करता है और दोबारा से होश में भी आ जाता है। दोबारा होश में आने के बाद वो फील करता है कि उसकी बॉडी में मौजूद एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो जायंट वॉरियर योंग फाई से कहता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी में मसला क्या है, इस बॉडी की ओरिजिन का पता क्यों नहीं चल पा रहा, तुम्हारी ये जेड रुई तुम्हारी बॉडी में मौजूद उन 2 कलर एनर्जी बॉल्स को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रही है, आखिर ये चीज है क्या। तो फिर योंग फाई उससे कहता है कि मैंने इस जेड रुई को पानी की गहराइयों में एक जायंट हैंड के अंदर से निकाला था। मगर वो जायंट वॉरियर फिर रिलैक्स होकर कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, पता नहीं कौन शख्स है जो कि इतना कमाल का प्लान बना रहा है, मुझे लगा कि तुम्हारे जरिए शायद मैं सच्चाई तक पहुंच पाऊंगा, पर लगता है कि ये खेल इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये ट्रैप फॉर्मेशन दोबारा से क्लोज हो जाएगी और तुम यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। तुम चाहो तो मुझसे मिलने दोबारा कभी आ सकते हो। ये सुनकर योंग फाई कहता है कि क्या हम लोग दोबारा कब मिल सकते हैं। मगर वो वॉरियर कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से बाहर चले जाओ, ये फॉर्मेशन बंद होने वाली है, ये दोबारा सिर्फ 100 साल के बाद ही खुलेगी। मगर योंग फाई अपने साथियों के बारे में कहता है कि इनका क्या होगा। तो वो वॉरियर कहता है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तुम बस अपनी परवाह करो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वैसे ही तुम्हें काफी देर हो चुकी है। ये सुनते ही योंग फाई वहां से बाहर निकलने के लिए उन पत्थरों से बचते हुए जैसे ही जा रहा होता है तो पीछे से वो जायंट वॉरियर कहता है कि मेरी खातिर तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। ये कहने के साथ ही योंग फाई उन पत्थरों से बचते बचते उस गुफा से जैसे ही बाहर निकल जाता है तो अचानक से पीछे से उस पर कोई एरो थ्रो करता है तो योंग फाई उससे बचकर फिर से वहां से दूरी बनाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ईगल के ऊपर मौजूद लोग वो योंग फाई को देखते ही कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। और इसी के साथ